फिर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जब सप्लाई है एक कोर से वोल्टेज दूसरे कोर में जाता है प्राइमरी से सेकेंडरी में, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ट्रांसफार्मर की जो पावर है ये कांस्टेंट होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो लिखना है आपको ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी, ट्रांसफार्मर की जो फ्रीक्वेंसी है इसको हिंदी में आवर्ती बोलते हैं। ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी या आवर्ती में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी या आवर्ती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप फ्रीक्वेंसी अगर प्राइमरी साइड में 50 हर्ट्ज देते हो, ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी भारत में वो 50 हर्ट्ज ही है फ्रीक्वेंसी की रेंज। अगर प्राइमरी साइड में 50 हर्ट्ज देते हो तो आपको जो सेकेंडरी साइड में जो फ्रीक्वेंसी है ये इसकी 50 हर्ट्ज ही मिलेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफार्मर है ये परिवर्तन नहीं करता है। फिर है ट्रांसफार्मर में जो पावर होती है, अगर आदर्श ट्रांसफार्मर है, आदर्श ट्रांसफार्मर में पावर नगण्य रहती है, पावर होती है वो नगण्य होती है। अगर आपका ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसकी पावर क्या होगी, नगण्य होगी। अगर बात करें प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जो आपके प्राइमरी से जो सेकेंडरी है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी पावर है, सेकेंडरी पावर प्राइमरी की सेकेंडरी पावर होगी जो आपके प्राइमरी पावर, प्रैक्टिकल आपका ट्रांसफार्मर कौन सा है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी पावर है ये प्राइमरी पावर की आपके 95% से आपके 98% तक होती है। कौन सा ट्रांसफार्मर है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड की पावर है वो प्राइमरी की कितनी होगी, 95 से 98% तक होती है। फिर ट्रांसफार्मर है ये डीसी के केस में, ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई के केस में, ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई के केस में, डीसी सप्लाई के केस में क्या होता है कि डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये हमेशा 0 होती है। डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। जब डीसी सप्लाई के केस में ट्रांसफार्मर में क्या होगा, डीसी सप्लाई में ट्रांसफार्मर की जो कोइल है, ट्रांसफार्मर की कोइल का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ट्रांसफार्मर की कोइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस, ट्रांसफार्मर की कोइल का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, ट्रांसफार्मर की कोइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है तो आपका एक्सएल होता है और एक्सएल का मान होगा ये 2 पाई एफएल होता है। और यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस में फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा, 0 होगा। फ्रीक्वेंसी का मान 0 होगा तो सबको गुणा करने पर वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। जब फ्रीक्वेंसी को 0 किया जाता है, क्योंकि डीसी के केस में आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये आपकी 0 होती है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान है, एक्सएल का मान डीसी के केस में क्या हो गया, 0 हो गया। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान 0 होगा तो ट्रांसफार्मर में क्या होगी, धारा का मान बढ़ जाएगा, धारा अधिक हो जाएगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान 0 है तो धारा अधिक होगी और धारा का मान अधिक होने के कारण क्या होगा, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है ये जल जाती है। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है ये क्या होगी, जल जाती है।
कब जलती है? ये डीसी के केस में ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो जल जाती है। क्यों? क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है और फ्रीक्वेंसी 0 होने के कारण इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान ट्रांसफार्मर की कॉइल में 0 हो जाएगा। 0 होगा तो होने के कारण आपकी धारा बढ़ जाती है और धारा बढ़ने के कारण ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाती है। यहाँ तक नोट कर लिया है? जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया सबने? अब है आपके ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण। ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण। ट्रांसफार्मर की जो विद्युत वाहक बल समीकरण होती है ये क्या होती है? आपकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति बोले तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये आवृत्ति के समानुपाती, ये ई समानुपाती क्या होगा? एफ होगा। आवृत्ति के समानुपाती होती है। फिर ट्रांसफार्मर की जो विद्युत वाहक बल की जो समीकरण होती है ये आपके जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स के भी क्या होती है? समानुपाती होती है। और ये जो आपके जो चक्रों की संख्या होती है उसके भी समानुपाती होती है। चक्रों की जो संख्या होती है उसके भी आपके क्या होती है? समानुपाती होती है। इसके अकॉर्डिंग आपके जो ट्रांसफार्मर की जो इक्वेशन बनती है, समीकरण बनती है, वो ये बनती है ई समानुपाती क्या हो जाएगा? एफ फाई एन हो जाएगा। ठीक है, ये होती है आपके ट्रांसफार्मर की समीकरण की कंडीशन। ये क्यों होती है? क्योंकि आपका जो वेव फॉर्म होती है, एसी सप्लाई की जो वेव फॉर्म होती है ये ऐसी वेव फॉर्म होती है। क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है, फिर मैक्सिमम पे पहुंचती है, फिर 0, फिर मैक्सिमम, ये ऐसे चलती रहती है। तो यहाँ पे क्या हुआ था? 0 था, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, ऐसे ये ट्रांसफार्मर की इक्वेशन है, ये चलती रहती है। ये मैक्सिमम 0 पे चलती है तो आप इसको ये लिख सकते हो कि एक चक्कर में ट्रांसफार्मर के एक चक्कर को पूरा करने में, एक चक्कर को पूरा करने, एक चक्कर को पूरा करने में, एक चक्कर है, इसको पूरा करने में आपको 4 बार 0 और 4 बार क्या होना पड़ता है? अधिक होना पड़ता है। एक चक्कर को पूरा करने में 4 बार 0 व अधिकतम, 4 बार 0 व अधिकतम, 4 बार तो 0 आता है और 4 बार ही मान इसका क्या आता है? अधिकतम आता है। तो 4 बार इसका मान 0 और 4 बार अधिकतम आता है। तो अतः आप इसको ये भी कह सकते हो कि आपका जो ई है, ये जो ई है, ई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? ई एवरेज बराबर हो जाएगा आपका 4F फाई एन हो जाएगा। ये क्या आ जाते हैं? इसकी दूसरी कंडीशन आ जाती है इक्वेशन की। क्यों आती है? कि ट्रांसफार्मर में जो एसी सप्लाई की वेवफॉर्म होती है पहले 0 थी, फिर आपके मैक्सिमम, फिर 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम, ये ऐसे चलती रहती है। एक चक्कर में पूरा करने में 4 बार 0 होती है, 4 बार ही इसका मान क्या होता है? अधिकतम होता है। अधिकतम होता है क्योंकि आपके जो एसी सप्लाई है, अगर किसी को एसी सप्लाई का झटका लगता है, करंट लगता है, तो उसमें क्या होगा? ये कभी तो मैक्सिमम पे पहुंचते हैं, कभी 0 पे पहुंचती है, क्योंकि कुछ समय बाद में वो आदमी को वापस छोड़ देती है। वो इसी के कारण छोड़ते हैं कि एसी सप्लाई में पहले 0 था, स्टार्टिंग में 0 मान था, फिर मैक्सिमम पे पहुंचा, फिर 0, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम पे, फिर 0, इसीलिए वो दूर फेंक देती हैं।
और डीसी सप्लाई क्या होती है, ये सीधी चलती है। डीसी सप्लाई होती है, इसकी वेवफॉर्म ऐसी बनती है, ये सीधी चलती है। जब डीसी सप्लाई का किसी को झटका लगता है तो सीधा ही आदमी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये एक बार इसमें मान 0 और मैक्सिमम नहीं होता है, क्योंकि इसमें मान हमेशा मैक्सिमम पे ही चलता है। ठीक है, फिर ई एवरेज बराबर 4f हाई एन हो गया। ये 4 कहाँ से आया है, क्योंकि एक चक्कर को पूरा करने में 4 बार 0 और 4 बार मैक्सिमम पे होता है, क्योंकि ये एसी की वेवफॉर्म है इसीलिए। तो आपको ये भी पता है कि अगर मैं ERMS वैल्यू क्या होता है, ERMS वैल्यू होती है, ये होती है आपके ई एवरेज वैल्यू इनटू 1.111 होता है। ठीक है, ERMS का मान होता है ई एवरेज बराबर 1.11 होता है, और ई एवरेज का मान क्या है, ये है। तो इसी प्रकार से मैं ई एवरेज का मान रखता हूं तो ERMS बराबर हो जाएगा, ई एवरेज का मान यहाँ पे ई एवरेज की जगह रखेंगे तो 4 को 1.11 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 4.44 f फाई n हो जाएगा। ये ट्रांसफार्मर की क्या है, इक्वेशन है। आपसे सीधा पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की इक्वेशन क्या होगी, तो ERMS बराबर 4.44 f फाई n होगा। ये होगी आपके ट्रांसफार्मर की इक्वेशन होती है। यहाँ तक नोट कर लिया है, जल्दी से इसको नोट करो। ये नोट कर लिया सबने। अब है आपके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, ये आपका क्या होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग के चक्रों की संख्या और प्राइमरी वाइंडिंग के चक्रों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग के चक्रों की संख्या और सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, आप इसको प्राइमरी वाइंडिंग के चक्रों की संख्या बटा सेकेंडरी वाइंडिंग के चक्रों की संख्या भी लिख सकते हो, या सेकेंडरी वाइंडिंग के चक्रों की संख्या बटा प्राइमरी वाइंडिंग। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सेकेंडरी वाइंडिंग के चक्रों की संख्या, सेकेंडरी वाइंडिंग के चक्रों की संख्या तथा प्राथमिक या प्राइमरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या, प्राइमरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या के अनुपात को, चक्रों की जो संख्या है के अनुपात को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो चक्कर है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी जो सेकेंडरी और प्राइमरी का जो अनुपात होगा उसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के होता है, के बराबर क्या होगा कि सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न बट्टा हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न। इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। अगर यहाँ पे के का मान है, के का मान अगर 1 से ज्यादा है, के का मान 1 से ज्यादा है तो आपका स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होगा, स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होगा। और स्टेप अप प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न होंगे ये प्राइमरी साइड से ज्यादा होता है। अगर आपके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का मान 1 से कम है तो ये होगा आपका स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होगा।
स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा। और स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न है ये आपके सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न से ज्यादा होते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का मान कितना है, 1 है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का मान 1 हो जाता है तो ये जो कंडीशन हो जाती है ये हो जाती है इंसुलेशन कंडीशन हो जाती है। इंसुलेशन स्थिति या इंसुलेशन कंडीशन है, इंसुलेशन कंडीशन हो जाती है। ठीक है, ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न बटा प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न बराबर सेकेंडरी साइड का वोल्टेज बटा प्राइमरी साइड का वोल्टेज बराबर प्राइमरी साइड की करंट बटा सेकेंडरी साइड की करंट बराबर हो जाएगा सेकेंडरी साइड का इंपीडेंस बटा हो जाएगा प्राइमरी साइड का इंपीडेंस। ये होता है आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो स्थिति होती है। और इस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट किया है, नोट नहीं किया तो इसको जल्दी से नोट करो। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है इसके आपको करवाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि यदि 80 ओम के सोर्स यदि 80 ओम के स्रोत से 80 ओम के स्रोत से 320 ओम के लोड से 320 ओम के लोड से लोड से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात है, का अनुपात ज्ञात करो। ट्रांसफॉर्मर का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, 80 ओम का जो सोर्स है 80 ओम के सोर्स से 320 ओम के लोड से जोड़ दिया जाता है तो आपको क्या ज्ञात करना है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है या ट्रांसफॉर्मर का अनुपात ज्ञात करना है। तो ट्रांसफॉर्मर का अनुपात ज्ञात करते हैं तो सूत्र होता है के बराबर अंडरूट में सेकेंडरी साइड का इंपीडेंस बटा प्राइमरी साइड का इंपीडेंस होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि मैंने ये बोला गया है जब 80 ओम के सोर्स को 320 ओम के लोड के साथ जोड़ दिया जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात पूछा है। यहाँ पे इम्पीडेंस है 80 ओम और 320 ओम क्या है, इम्पीडेंस है। तो सेकेंडरी साइड का इम्पीडेंस कौन सा होगा, जहाँ पे लोड जुड़ा होगा वो सेकेंडरी साइड होगी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का लोड जुड़ता है उसको सेकेंडरी साइड कहते हैं और जहाँ पे सोर्स लगा होता है उसको प्राइमरी साइड कहते हैं। तो सोर्स का रेजिस्टेंस 80 है, इम्पीडेंस 80 ओम है, तो सेकेंडरी साइड का इम्पीडेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर हो जाएगा सेकेंडरी साइड का इम्पीडेंस कौन सा, 320 है, क्योंकि जो लोड वाला स्थिति होती है वो सेकेंडरी साइड होती है, जहाँ पे सोर्स लगा होगा वो आपका प्राइमरी साइड होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर सेकेंडरी साइड का इम्पीडेंस आपके पास 320 है और प्राइमरी साइड का कितना है, 80 है। ये दोनों काटने पर यहाँ पे कितना बचता है, 4 बचता है।
तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर अंडर में कितना होगा 4, और अंडर 4 किसका मान होता है, ये 2 का मान होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना आएगा 2 आएगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सबने नोट कर लिया है? नोट कर लिया है तो आगे वाला क्वेश्चन लिखो, आगे वाला क्वेश्चन लिखो आप। यदि आगे वाला क्वेश्चन लिखो, यदि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यदि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 20 है, यदि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यदि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 20 है, 20 है तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 20 है तो प्राइमरी एसी वोल्टेज, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 20 है तो प्राथमिक एसी वोल्टेज, प्राथमिक एसी वोल्टेज, प्राथमिक एसी वोल्टेज 12 वोल्ट है, प्राथमिक एसी वोल्टेज 12 वोल्ट है तो सेकेंडरी या द्वितीयक वोल्टेज, सेकेंडरी या द्वितीयक वोल्टेज का मान ज्ञात करो। सेकेंडरी या द्वितीयक वोल्टेज का मान ज्ञात करो, अब इस वाले क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको सेकेंडरी वोल्टेज ज्ञात करना है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान कितना दे दिया है 20 ओम दे दिया है। यहाँ पे अब के का मान आपको 20 ओम दिया गया है और प्राइमरी साइड का वोल्टेज 12 वोल्ट है और आपसे पूछा सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर होता है सेकेंडरी साइड का वोल्टेज बटा प्राइमरी साइड का वोल्टेज होता है। और यहाँ पे के का मान कितना दे रखा है, के का मान 20 दिया गया है और पूछा सेकेंडरी साइड का पूछा है, तो ये सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बराबर सेकेंडरी साइड का आपको ज्ञात करना है। प्राइमरी साइड का वोल्टेज कितना दे रखा है 12 दे रखा है। अब वजन गुणा करते हैं तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना आ जाएगा 20 × 12, 20 को 12 से गुणा करने पर कितना होता है 240 वोल्टेज होता है। अब ये बताओ कि प्राइमरी साइड वोल्टेज 12 था, सेकेंडरी साइड आपको 240 वोल्ट प्राप्त होता है, तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, इस टाइप ऑफ प्रकार का होगा, क्योंकि 12 वोल्टेज रहता है और आपको कितना मिलता है 240 वोल्ट मिलता है। ये नोट कर लिया, जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है, ये नोट कर लिया। अब आपको अंतिम क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन लिखो, बोर्ड पे लिखना होता है। क्वेश्चन लिखो, एक आदर्श ट्रांसफार्मर, क्वेश्चन लिखो, एक आदर्श ट्रांसफार्मर, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग या प्राथमिक में 50 वाट प्रदान किया जाता है, 50 वाट प्रदान किया जाता है, 50 वाट प्रदान किया जाता है, तो 50 वाट प्रदान किया जाता है, तो टर्न अनुपात 10 है, तो टर्न अनुपात 10 है, तो सेकेंडरी में टर्न अनुपात 10 है, तो सेकेंडरी में कितना पावर
सेकेंडरी में कितना पावर, सेकेंडरी में कितना पावर होगा, सेकेंडरी में कितना पावर होगा ये आपको ज्ञात करना है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर में प्राथमिक साइड का जो वोल्टेज 50 है प्रदान किया जाता है और उसका टर्न अनुपात 10 है, तो आपको बताना है कि जो पावर है वो कितनी होगी ये बताना है। आपको ये याद रखना है जब ट्रांसफार्मर कौन सा हो, आइडियल हो। ट्रांसफार्मर कौन सा है, आइडियल। आइडियल ट्रांसफार्मर में आपकी जो इनपुट पावर होती है ये आपके आउटपुट पावर के बराबर होती है। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होती है। तो आपकी इनपुट पावर कितनी है, यहाँ पे 50 वाट है। इनपुट पावर कितनी है, 50 वाट है, तो आउटपुट पावर भी कितनी होगी, 50 वाट ही होगी। ये हो जाएगी इनपुट पावर 50 वाट बराबर है, आउटपुट पावर भी 50 वाट हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आइडियल ट्रांसफार्मर की जो इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होती है। आज इतना ही करवाएंगे, फिर हम कल करवाएंगे आपका ट्रांसफार्मर है उसका वर्गीकरण। ठीक है।